तो स्क्रीन विजिबल है? ओके बेटा, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ मेजरेबल फंक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेजरेबल फंक्शन में कल हमने प्रूव किया था कि अगर कोई एक फंक्शन f ऑन सेट e मेजरेबल है, ठीक है, अगर हमारा जो कोई मेजरेबल फंक्शन है सेट e में मेजरेबल है एंड इवन इज एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट e विच इज अ मेजरेबल सेट, तो हमें प्रूव करना था कि फंक्शन f इज आल्सो मेजरेबल ऑन सेट e1, ठीक है। और उसके बाद में जो लास्ट प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई थी वो आप लोग याद रखना कि अगर हमारे पास में f एंड g कोई दो मेजरेबल फंक्शन है डिफाइन ऑन कॉमन डोमेन e, ठीक है। f एंड g बोथ दोनों फंक्शन का अगर हमारा डोमेन e है एंड बोथ f एंड g आर मेजरेबल फंक्शन है हमारे पास में, तो अगर हम कोई एक सेट डिफाइन करें a f g, which is defined as collection of those elements of set E, x belongs to E, such that x belongs to E, x belongs to E, such that fx is less n equal to हो या strictly less than हो, कुछ भी चलेगा, fx is less than g, ठीक है। पहले मैंने आप लोगों को जो थ्योरम का प्रूफ कराया था f स्ट्रिक्टली लेस देन g के लिए कराया था, लेस एन इक्वल टू g के लिए भी करना होगा तो सिमिलरली आप कर सकते हैं। तो उसके बाद में जो मेन था इसमें ये चीज में मेन है कि जब ये सेट भी मेजरेबल सेट होता है, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ई फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, ठीक है, वो भी मेजरेबल सेट होता है। और इसका प्रूफ मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने एक सेट डिफाइन कर देना है x बिलोंग्स टू e सच दैट fx लेस देन इक्वल टू gx, और कोई दूसरा a2 सेट डिफाइन करना है कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट e फॉर विच fx ग्रेटर देन इक्वल टू gx, एंड वी नो दीज टू सेट्स आर मेजरेबल सेट्स। एंड अगर हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन ले लेंगे f लेस देन इक्वल टू g का एंड f ग्रेटर देन इक्वल टू g का, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन सेट आएगा वो f इक्वल टू g आएगा, ठीक है। एंड वी नो इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी आज की नेक्स्ट थ्योरम है हमारी थ्योरम है लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन E1 यूनियन E2 वेयर E1 एंड E2 आर मेजरेबल सेट्स, ठीक है। E1 एंड E2 मेजरेबल हैं तो E1 यूनियन E2 मेजरेबल होता है कि नहीं होता है? इफ E1 एंड E2 और इंटरसेक्शन, दो मेजरेबल सेट्स का इंटरसेक्शन मेजरेबल होता है या नहीं होता? इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होता है, कोई सेट अगर मेजरेबल है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट भी मेजरेबल होता है। हमारे पास में फाइनाइट यूनियन एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑलवेज मेजरेबल होता है, ठीक है। तो ये सारे थ्योरम्स हमने ये रिजल्ट हमने प्रूफ किए हुए हैं, तो आप लोगों को ये रिजल्ट याद होने चाहिए। और हमारे पास में आर्बिट्ररी यूनियन मेजरेबल होता है जब यूनियन ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स हमारा चल रहा होता है, ठीक है। और अगर ऑन सेट ऑफ रियल नंबर की बात करते हैं तो आर्बिट्ररी यूनियन एंड आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन दोनों मेजरेबल बन जाते हैं, बिकॉज ऑन सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास में सिग्मा अलजेब्रा बनती है। बेटा सारे रिजल्ट में जब मैं आप लोगों से डेली डिस्कस करती हूँ तो आप लोग जब रिवीजन भी करोगे तब आप लोगों को याद भी रहेंगी, क्योंकि मेजरेबल फंक्शन पढ़ रहे हैं तो जब मेजरेबल सेट की प्रॉपर्टीज आपको याद होंगी तो आप लोगों को ये चीजें समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो हमारे पास में एफ फंक्शन है डिफाइन ऑन E1 यूनियन E2। किसी भी फंक्शन की मेजरेबिलिटी चेक करने के लिए फर्स्ट डोमेन शुड बी अ मेजरेबल सेट, ठीक है। तो यूनियन नहीं दिया है लेकिन बता दिया है कि E1 मेजरेबल है एंड E2 मेजरेबल है, तो वी नो E1 यूनियन E2 इज आल्सो मेजरेबल सेट, ठीक है। तो f मेजरेबल हो सकता है, तो आगे इसने बोला है so that function f is measurable on E1 union E2 if and only if restriction to E1 and E2 are also measurable, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन फंक्शन आपको क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, तब आप इस थ्योरम को प्रूव कर पाओगे। तो इसमें इफ एंड ओनली इफ का केस है तो हमें इसमें पहले फर्स्टली ये सपोज करना पड़ेगा कि f इज अ मेजरेबल फंक्शन ऑन E1 यूनियन E2 और दिखाना होगा कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ
restriction to E1 and E2 are also measurable, and secondly हमें suppose करना पड़ेगा restriction to E1 and E2 measurable है, and we have to show F is measurable on E1 union E2. ठीक है, फर्स्टली कुछ भी कर सकते हैं, हमारी चॉइस है, हमें जो भी पहले करना है. ठीक है, तो हमारे पास में इसमें E equals to हमने डिफाइन कर दिया E1 union E2, and we know E is a measurable set because it is union of two measurable sets. ठीक है, तो हम इसमें रिस्ट्रिक्शन फंक्शन क्या होता है, चलो मैं पहले आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन, अगर फंक्शन आप लोगों को पता होगा तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा. तो एक एग्जांपल से मैं आपको रिस्ट्रिक्शन फंक्शन बताती हूँ. पहले एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं और उसकी रिस्ट्रिक्शन मैपिंग भी डिफाइन कर लेते हैं. फाइनाइट सेट के लिए डिफाइन कर रही हूँ. डोमेन में ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड रेंज भी चलो सेल्फ में ले लेते हैं, रेंज भी सेम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6. इसमें एक और एलिमेंट ले लेती हूँ एक्स्ट्रा, 7 भी ले लेती हूँ. ठीक है, तो और इसमें मैपिंग हमें डिफाइन करनी है, तो 1 की मैप 2, 2 की मैप भी 2 ही डिफाइन कर लेती हूँ, और 3 की मैप 1, 4 की मैप 6, 4 की मैप 5, 5 की मैप भी 5 डिफाइन कर ले रही हूँ, और 6 की मैप में 3 डिफाइन कर रही हूँ. ठीक है, तो रिस्ट्रिक्ट अगर सपोज ये एफ कोई फंक्शन है फ्रॉम सेट x to y, x to x ही ले रखा है वैसे, चलो मैंने 7 एक्स्ट्रा ले लिया तो x to y लिख देती हूँ इसको. अब रिस्ट्रिक्शन के लिए अगर मैं एक और फंक्शन कोई g डिफाइन करती हूँ, एक फंक्शन और मैं डिफाइन कर रही हूँ सेट फंक्शन g is another map. हाँ मैं कह रही थी ना, मैं जा रही हूँ घर को, एक बार म्यूट कर लेती हूँ. ठीक है बेटा, तो एक अनदर मैप जी डिफाइन कर रही हूँ, जिसमें डोमेन में मैं ले रही हूँ 1 ले रही हूँ, और 4 ले रही हूँ, और 6 ले रही हूँ. ठीक है, और रेंज में ले रही हूँ मैं 1 2 3 5, और 1 की मैप यहाँ पे मैंने 2 ली है, तो यहाँ भी मैं 1 की मैप 2 ले रही हूँ, और यहाँ पे 2 की मैप 2 ली है, यहाँ तो 2 है ही नहीं. 4 की मैप यहाँ 5 ली है, तो इस फंक्शन की मैप भी मैं 4 की मैप इमेज 5 ले रही हूँ, और 5 की 6 की इमेज हमने ली है 3, 6 की इमेज ली है 3. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सेट है, ठीक है, चलो इसको मैं डिनोट कर दे रही हूँ जेड से, इसको डिनोट कर दे रही हूँ ए से. तो हमारे पास में जो सेट जेड है, जेड इज सबसेट ऑफ सेट एक्स है. ठीक है, प्रॉपर सबसेट है, जेड इज सबसेट ऑफ सेट एक्स है हमारे पास में. ठीक है, तो हमारे पास में जो ये मैप जी है, इसको मैं जी ना लिख के, जो रिस्ट्रिक्शन मैप की डेफिनेशन होती है, इसको मैं सिंपली ये भी लिख सकती थी, एफ रिस्ट्रिक्शन ऑन सेट जेड. ठीक है, एफ रिस्ट्रिक्शन ऑन जेड सेट जेड इज सेम एज मैप जी. ठीक है, इट मीन्स हमारे पास में रिस्ट्रिक्शन मैप की डेफिनेशन क्या होती है, अगर हमारे पास में f इज अ मैप फ्रॉम x टू y, और हमारे पास में z इज एनी सबसेट ऑफ x है, लेकिन हमारे पास में जो z के अंडर जो एलिमेंट्स है उनकी इमेज भी वो ही है जो सेट f के केस में इमेज थी. ठीक है, जैसे देखो मैंने एक अनदर मैप g डिफाइन करी है, लेकिन और z हमारा सबसेट ऑफ x चल रहा है. ठीक है, लेकिन z के पास में जो एलिमेंट्स हैं, z सबसेट ऑफ x है, तो ऑब्वियसली ऑल एलिमेंट्स ऑफ z शुड बी इन सेट x हमारे पास में होंगे, और जो एलिमेंट ऑफ इमेज ऑफ एलिमेंट 1 अंडर g है, वही इमेज ऑफ एलिमेंट 1 अंडर f भी है. ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन मैप होती है. जब आपको रिस्ट्रिक्शन मैप की डेफिनेशन पता होगी तभी ये प्रूफ भी आपको समझ आएगा.
रिस्ट्रिक्शन मैप इट मींस अगर एफ कोई मैप है हमारे पास में, उसकी रिस्ट्रिक्शन मैप अगर ये एफ है, ये नोटेशन होता है रिस्ट्रिक्शन मैप के लिए, एफ इज अ रिस्ट्रिक्शन, दिस इज अ रिस्ट्रिक्शन मैप ऑन सेट जेड, ठीक है। तो इट मींस जेड के अंदर जो जो एलिमेंट है उसकी उनकी जो इमेजेस आ रही है उनको लेके जो एक अलग से मैप बनेगी वो उसकी रिस्ट्रिक्शन मैप हो जाती है, ठीक है। तो वैसे टोपोलॉजी अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो टोपोलॉजी में रिस्ट्रिक्शन मैप आती है हमारी, कि जो रिस्ट्रिक्शन मैप के अंदर जो हम टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं अंडर सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, वो भी कंटिन्यू, ऐसी बहुत सारी थ्योरम आती है वहां पे रिस्ट्रिक्शन मैप को लेके, ठीक है। तो आप लोगों को अगर रिस्ट्रिक्शन मैप पता है तभी इसका प्रूफ समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्टली मैं ये सपोज कर ले रही हूँ कि f इज द मेजरेबल फंक्शन ऑन E1 यूनियन E2, ठीक है। तो हमारे पास में हमें इट इज क्लियर E इज अ मेजरेबल सेट, और फॉर डिफाइनिंग मेजरेबल फंक्शन E शुड बी अ मेजरेबल सेट, ठीक है। डोमेन मेजरेबल होना चाहिए और डोमेन मेजरेबल है हमारा। उसके बाद में हमें ये E को E1 यूनियन E2 में मेजरेबल लेके, इट मींस इसको हमने अभी यहाँ पे E सेट से डिनोट कर दिया है। अगर F मेजरेबल है ऑन सेट E, तो हमें ये दिखाना है कि रिस्ट्रिक्शन टू E1 एंड E2 आर ऑल्सो मेजरेबल दिखाना, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन मैप को डिफाइन कर लेते हैं। लेट F1 एंड F2 आर रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन F टू E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो F1 है रिस्ट्रिक्शन ऑफ F ऑन E1, ये नोटेशन मैंने आपको बताया था रिस्ट्रिक्शन मैप का, एंड F2 इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ मैप M ऑन सेट E2, ठीक है। तो इट मींस ये रिस्ट्रिक्शन मैप है, तो ये कैसी मैप्स होंगी हमारे पास में, जो सेट F है, अगर E2 का कोई एलिमेंट है Fx, जो E2 के किसी एलिमेंट के लिए इमेज आ रही है, उसी वही हमारे पास में, मीन्स मेरे कहने का मीनिंग है आपका कि जो हमारे पास में Fx होगा वही हमारे पास में F2x भी होगा, वही हमारे पास में F2x भी होगा, where x is any element of E2, ठीक है। और देखो E2 यहाँ पे सबसेट ऑफ E भी है और E1 भी सबसेट ऑफ E है, सेम ऐसे ही F1x भी Fx के इक्वल होगा when x belongs to E1, ठीक है। तो इसमें हमें दिखाना है कि these two functions are also measurable, ये तो दिखाना है कि restriction to E1 and E2 are measurable दिखाना है, ठीक है। तो F1 सेट measurable कब होगा, जब F1 सेट के लिए अगर हम कोई एक सेट डिफाइन करें E1 F1 ग्रेटर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा, अगर ये मेजरेबल सेट आ जाता है तो F1 फंक्शन मेजरेबल होगा। और F2 फंक्शन कब मेजरेबल होगा, जब इसके लिए अगर हम कोई एक सेट डिफाइन करें E2 F2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा, अगर ये सेट मेजरेबल आ जाता है तो फंक्शन जो ये रिस्ट्रिक्शन मैप है ऑन E2 ये भी हमारी मेजरेबल होगी, ठीक है। ये सारी डेफिनेशन से मैं बोल रही हूँ, कहीं से अलग से लाके नहीं बोल रही हूँ, जो गिवन है उनको यूज करके और जो हमें डेफिनेशन पता है उनको यूज करें, ठीक है। तो हमारे पास में, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन मैप हमने डिफाइन कर दिया। तो फर्स्टली हम सपोज कर रहे हैं कि F इज मेजरेबल ऑन सेट E, therefore F strictly greater than alpha is a measurable set होगा for all real values of alpha, it is by definition of measurable function, ठीक है। तो उसके बाद में even F1 strictly greater than alpha को ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो F1 है ये हमारी ये रिस्ट्रिक्शन मैप, ठीक है। तो हमारे पास में अगर मैं EF greater than alpha लिखती हूँ, EF greater than alpha, this is collection of those elements of set E for which F is strictly greater than alpha, ठीक है। EF greater than alpha denotes collection of those elements for which F is strictly greater than alpha, ठीक है। देखिए हमें ऑन सेट E1 लेना है और E1 सबसेट ऑफ E चल रहा है। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन ले लूं E1 के साथ में, कि E1 F1 strictly greater than alpha का मीनिंग है कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट E1 फॉर विच F1 इज ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है। एंड F1 इज रिस्ट्रिक्शन मैप है, तो इट मींस जो जिनके लिए हमारा Fx ग्रेटर देन अल्फा होगा उनके लिए हमारे पास में F1x भी ग्रेटर देन अल्फा होगा। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा एलिमेंट्स हो, क्योंकि E तो सुपर सेट है हमारे पास में, लेकिन E1 के लिए लेना है तो उसका इंटरसेक्शन E1 के साथ में ले लेंगे, तो हमारे पास में ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन आ जाएगा जिनके लिए F1x हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा हमारा होगा, ठीक है। और सिमिलरली हम E2 भी डिफाइन कर सकते हैं, E2 F2 ग्रेटर देन अल्फा मींस कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट E2 फॉर विच फंक्शनल वैल्यू ऑफ F2 फंक्शन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है। तो हम उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन निकाल लेते हैं जिनके लिए फंक्शन वैल्यू अल्फा से बड़ी है, और उसका इंटरसेक्शन E2 के साथ में ले लेंगे तो उन एलिमेंट्स का कलेक्शन आ जाएगा जिसके E2 के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन आ जाएगा जिसके लिए फंक्शनल वैल्यू अल्फा से ग्रेटर होगी, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शन मैप की वो भी F2 की, ठीक है।
ये सब भी सिंपल सी चीज है। अब आप लोग, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स में ज्यादा चीजें समझने की होती है, ठीक है, आप लोग जब खुद से सोचोगे ये चीज तो तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, और अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो अब हमने जो डिफाइन किया उसको देखो कि हमने जो राइट हैंड साइड में जो हमारे पास में हमने E1 F स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा एंड E2 F2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा जो सेट डिफाइन करे हैं, राइट हैंड साइड में देखते हैं कि ये मेजरेबल सेट है क्या। देखो E F स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा इज अ मेजरेबल सेट बिकॉज F इज अ मेजरेबल फंक्शन एंड गिवन E1 is a measurable set. This is a measurable set, this is measurable set, and we know intersection of two measurable set is again a measurable set. Okay, it means even F1 is strictly greater than alpha is a measurable set. Consequently, F1 should be a measurable function. Okay, and similarly in equation 2, this is a measurable set. Given E2 is a measurable set, intersection of two measurable set is again a measurable set. It means E2 F2 greater than alpha is a measurable set. It means F2 is also a measurable function ऑन E2. ठीक है, तो हमारे पास हमने कंसिडर किया था इसमें कि F मेजरेबल है ऑन E, इट मींस ऑन E1 यूनियन E2. तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो रिस्ट्रिक्शन मैप है F1 एंड F2, दीज टू मैप्स आर आल्सो मेजरेबल ऑन E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूफ हो चुका है, लेकिन इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ था, इसमें कन्वर्सली हमें सपोज करना पड़ेगा कि रिस्ट्रिक्शन मैप F1 is measurable on set E2 and restriction map F2 is measurable on set E2 and we have to show F is measurable on E1 union E2. ठीक है, अब हमें कन्वर्स पार्ट इसमें दिखाना। तो इसके लिए आप लोग देखो हमारे पास में है, अब हमारे पास में कन्वर्सली सपोज दैट रिस्ट्रिक्शन मैप F1 एंड F2 आर मेजरेबल फंक्शन ऑन E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, ये सारे सेंटेंस आप लोग कंप्लीट कर लेना। तो हमें इसमें दिखाना है कि F इज मेजरेबल ऑन सेट E. ठीक है, और फंक्शन F कब मेजरेबल होगा, जब E F स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा एक मेजरेबल सेट होगा। तो हम E F स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा को लेके आते हैं, जैसे वहां पे इंटरसेक्शन की फॉर्म में आया था, एंड E इज यूनियन ऑफ E1 यूनियन E2 हमारे पास में हमने इनिशियली डिफाइन कर दिया है कि लेट E इक्वल्स टू E1 यूनियन E2 एंड E F स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा इज कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट E फॉर विच F इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा. ठीक है, एंड सेट E इज E1 यूनियन E2. तो इट मींस आप ये भी कह सकते हैं कि ये उन एलिमेंट्स का कलेक्शन है, E है हमारा E1 यूनियन E2. ठीक है, जिसके लिए हम ये E1 के भी उन एलिमेंट्स का कलेक्शन है जिसके लिए F स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा है, एंड E2 के भी उन एलिमेंट्स का कलेक्शन है जिसके लिए F स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा हमारे पास में हो. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू E1 F1 ग्रेटर देन अल्फा यूनियन E2 F2 ग्रेटर देन अल्फा, अगर हम लिख लेते हैं, बिकॉज हमें गिवन है कि जो E है E1 यूनियन E2 ही तो हमारे पास में है, और हमें गिवन है कि F1 मेजरेबल है ऑन E1 और F2 मेजरेबल है ऑन E2. ठीक है, तो जो हमें गिवन है उसी का हमें यूज करना पड़ेगा. ठीक है, अगर हमारे पास में F1 मेजरेबल है ऑन सेट E1, तो जो ये सेट है E1 F1 ग्रेटर देन अल्फा एक मेजरेबल सेट होगा, और F2 मेजरेबल है ऑन E2, तो E2 F2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा भी एक मेजरेबल सेट होगा. और हमने इसको ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज E इज यूनियन ऑफ E1 एंड E2 गिवन है हमें क्वेश्चन. ठीक है, दिस इज अ मेजरेबल सेट, दिस इज मेजरेबल सेट. और ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि अगर E F ग्रेटर देन अल्फा है तो हमारे पास में सिंस E है यूनियन E1 एंड E2 का, तो अगर मैं E1 F1 ग्रेटर देन अल्फा यूनियन E2 F2 ग्रेटर देन अल्फा कर लेती हूँ, तो हमें उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन मिल जाएगा जिसके लिए फंक्शन वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा होगी. ठीक है, एंड दिस इज मेजरेबल सेट, दिस इज अगेन मेजरेबल सेट, एंड यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज आल्सो अ मेजरेबल सेट. ठीक है, तो इट मींस E F स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा इज अ मेजरेबल सेट, हेंस फंक्शन F इज मेजरेबल ऑन सेट E. ठीक है, तो वैसे मेजरेबल फंक्शन ये वाली जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं ये मेजरेबल सेट से ज्यादा आसान होती है बस, लेकिन ये है कि आपको मेजरेबल सेट की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. इसमें बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अगर वैसे आते भी है एग्जाम में, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जब हमारे पास में आते हैं तो आप लोगों को ये नहीं है कि जैसे कुछ कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ती है, नहीं तो वो तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है. बस आप लोगों ने समझना है कि अल्फा की और रियल वैल्यूज के लिए मैंने हो सकता है सॉल्यूशन आपको जो कराए हैं आप उसमें सॉल्यूशन उसको किसी अलग तरीके से भी करो बस, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अल्फा की ऑल रियल वैल्यूज के लिए आपने देखना. ठीक है, क्योंकि जो मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन है वो रेंज भले हमारी ऑन रेंज में ओनली ओपन इंटरवल हो, एक फाइनाइट इंटरवल हो, या ओनली टू एलिमेंट्स हो, इट डजंट केयर. ठीक है,
हमें अल्फा की तब भी ऑल रियल वैल्यूज के लिए चेक करना है, क्योंकि मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन है कि ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा एक मेजरेबल सेट होना चाहिए फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा। ठीक है, तो अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेजरेबल फंक्शन की, इसको इरेज कर लेते हैं पहले। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन मेजरेबल सेट ई। ठीक है, एफ कोई फंक्शन है, डिफाइन है ऑन मेजरेबल सेट ई, इट मींस डोमेन मेजरेबल सेट है, इट मींस एफ मेजरेबल फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आगे इसमें हमें प्रूफ करना है, देन एफ इज measurable if and only if for any open set G in R the inverse image F inverse G is a measurable set। हमें इसे प्रूफ करना है कि F एक measurable function होगा if and only if for any open set G in R the inverse image F inverse G is also a measurable set। जब ये हमारे पास में हो, ठीक है, अगर G कोई ओपन सेट है हमारे पास में, तो उसकी इनवर्स इमेज भी अगर हमारे पास में मेजरेबल सेट आती है, तब जाके हम मींस इफ एंड ओनली इफ हमें प्रूव करना है। पहले हम ये सपोज कर लेंगे कि F इज मेजरेबल ऑन सेट E सपोज कर लेंगे, और तब हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किसी ओपन सेट G के लिए जो उसकी इनवर्स इमेज F इनवर्स G है वो भी एक मेजरेबल सेट है, दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम कन्वर्सली सपोज करेंगे कि G कोई ओपन सेट है और उसकी जो इनवर्स इमेज है F इनवर्स G वो एक मेजरेबल सेट है, देन वी ट्राई टू शो F इज अ मेजरेबल फंक्शन। ठीक है, तो इसमें फर्स्टली एज्यूम ये ले रही हूँ कि F एक मेजरेबल फंक्शन है और G कोई एक ओपन सेट हम कंसीडर करेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि उसका जो इनवर्स इमेज है F इनवर्स G ये एक मेजरेबल सेट होगा। ठीक है, वैसे F इनवर्स G आप मुझे बता सकते हो कि F इनवर्स G जो इनवर्स इमेज आएगी इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, डोमेन के कि रेंज के F इनवर्स G में? अगर आप लोगों को ये समझ में आएगा कि F इनवर्स G में डोमेन के एलिमेंट है या रेंज के, तो आप लोगों के लिए समझना आसान है। बेटा F इनवर्स डोमेन की, ठीक है, F इनवर्स G जो कलेक्शन होगा, F इनवर्स G कलेक्शन होगा एलिमेंट्स ऑफ डोमेन का। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ जाएगा तो आगे समझना भी हमारे लिए आसान होगा। तो इसमें फर्स्टली सपोज कर लेते हैं कि F इज अ मेजरेबल फंक्शन और G कोई एक आर्बिट्ररी ओपन सेट, क्योंकि जो क्वेश्चन में वर्डिंग दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग मैंने G कोई आर्बिट्ररी ओपन सेट ले लिया है इन सेट R। ठीक है, G be an arbitrary open set in R। तो इसमें हमें ये दिखाने की कोशिश करनी है कि इनवर्स इमेज F इनवर्स G इज अ मेजरेबल सेट। ठीक है, तो इसमें F इनवर्स G को हम, अब हमारे पास में देखो, अब इसमें टोपोलॉजी की एक थ्योरम यूज होती है। टोपोलॉजी में हमारे पास में टोपोलॉजी की जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सिंपली T ओपन सेट्स या ओपन सेट्स बोलते हैं। तो टोपोलॉजी में क्या, वैसे ये मीट्रिक में भी, टोपोलॉजी से पहले जब आप लोगों ने टोपोलॉजी में पहले मीट्रिक आता है, मीट्रिक स्पेस के बाद टोपोलॉजिकल स्पेस आता है, तो वहां पे ये थ्योरम होती है कि एनी ओपन सेट कैन बी रिटन एज आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। ठीक है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है टोपोलॉजी में कि आपके पास टोपोलॉजी में मोस्टली जो थ्योरम्स के रिजल्ट होते हैं वो इस स्टेटमेंट से प्रूफ होते हैं कि एनी आर्बिट्ररी ओपन सेट कैन बी रिटन एज आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन सेट। अगर आप लोगों को याद नहीं भी है, आप लोगों के पास टोपोलॉजी की बुक है, तो आप आज बुक में ये थ्योरम को देखना कि इस थ्योरम का यूज काफी होता है कि किसी भी ओपन सेट को आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन सेट्स की ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसी स्टेटमेंट को लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि G अगर कोई ओपन सेट है तो इट कैन बी रिटन एज काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। ठीक है, इस रिजल्ट को, इस थ्योरम को आप लोग टोपोलॉजी की बुक में देख सकते हैं, ये आपको मीट्रिक स्पेस में भी मिल जाएगा, टोपोलॉजिकल स्पेस में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये किसी भी आर्बिट्ररी ओपन सेट के लिए ये थ्योरम होती है कि कोई भी, वैसे ये रिजल्ट आप लोगों को, ये नहीं है कि थ्योरम्स अगर आप समझ के अगर हम लोग याद पढ़ते हैं तो हमें वो लाइफ टाइम के लिए याद रहती है। जैसे ओपन सेट और ओपन इंटरवल में क्या डिफरेंस होता है, जैसे अगर मैं ये लिखूं 0 1 इज एन ओपन इंटरवल, तो हम ये बोलते हैं कि ऑल ओपन इंटरवल्स आर आल्सो ओपन सेट्स। ठीक है, ये ओपन इंटरवल भी बोल सकती हूँ मैं, इसको मैं ओपन सेट भी बोल सकती हूँ। लेकिन अगर मैं इसमें एक, मैंने सिंपल ओपन इंटरवल 0 1 लिखा है, दूसरा एग्जांपल लिख रही हूँ ओपन इंटरवल 0 1 यूनियन ओपन इंटरवल 2 2 3। ठीक है, ये तो एक ओपन इंटरवल है और ये दूसरा एग्जांपल। आप लोग बताओ कि दूसरे को मैं क्या ओपन, दूसरे के लिए मैं ये वर्ड यूज कर सकती हूँ कि दिस इज एन ओपन इंटरवल, बोल सकती हूँ?
जो मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा है ओपन इंटरवल 0 1 यूनियन ओपन इंटरवल 2 3, इसको मैं बोल सकती हूँ दिस इज एन ओपन इंटरवल। अगर मैं ये बोलूं आपसे कि दिस इज एन ओपन इंटरवल, तो आप लोग ओके हैं कि ये एक ओपन इंटरवल है? सेकंड, हाँ या ना बताओ, कोई बात नहीं, या आप लोग सही बताओगे या गलत बताओगे। मैम ओपन इंटरवल नहीं होगा, ओपन सेट होगा ये। गुड बेटा, ठीक है, ये हमारा ओपन इंटरवल नहीं होगा, ये ओपन सेट होगा। तो हमारे पास में, या आप इसको ये बोल सकते हो कि दिस इज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स बोल सकते हो, या आप ये बोल सकते हो कि दिस इज एन ओपन सेट, बट दिस इज नॉट ओपन इंटरवल, ठीक है। दिस इज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, दिस इज ऑल्सो ओपन सेट बट नॉट एन ओपन इंटरवल, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है, जैसे ये था हमारे पास में, ये ओपन सेट भी है, ये ओपन इंटरवल भी है, लेकिन ये हमारा ओपन सेट है लेकिन ओपन इंटरवल नहीं है, ये यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो इसीलिए रिजल्ट होता है हमारे पास में कि एवरी ओपन सेट कैन बी रिटन एज काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स हमारे पास में होता है, ठीक है। तो इस रिजल्ट को आप लोग याद रखना। ठीक है, तो इसका यूज हमने यहाँ पे करना है, सिंस जी कैन बी रिटन एज आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ काउंटेबल आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स, ठीक है। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं, लेट जी इज arbitrary union of disjoint open intervals which are defined as in equal to open interval a and bn, ठीक है। arbitrary union of n varies from 1 to infinity, in denotes arbitrary union या countable union of disjoint open intervals, ठीक है। तो जी हमने ऐसे डिफाइन कर लिया, हमने एफ इनवर्स जी दिखाना है कि ये हमारा एक मेजरेबल सेट होगा दिखाना, ठीक है। एफ इनवर्स जी वैसे भी एक ये हमारा सबसेट ऑफ डोमेन चल रहा होगा, ठीक है। एफ इनवर्स जी इज सबसेट ऑफ डोमेन, इट मींस हमारे पास जो एफ इनवर्स जी है ना, वो इस ई का सबसेट होगा हमारा, क्योंकि एफ इनवर्स जी है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, तो ई हमारा डोमेन है, तो इट मींस एफ इनवर्स जी हमारा सबसेट होगा ई का, ठीक है। तो हम एफ इनवर्स जी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, एफ इनवर्स जी, क्योंकि जी हमारे पास में है यूनियन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी आई एन हमारे पास में, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं एफ इनवर्स जी को, इसको मैं वैसे या पहले डायग्राम से बताऊं, पहले आप लोग सिंपल समझने की कोशिश करो, नहीं आएगा तो मैं डायग्राम बनाऊंगी इसका। यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ई, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ई फॉर विच एफ एक्स बिलोंग्स टू आई एन, एफ एक्स बिलोंग्स टू आई एन, क्योंकि जी हमारे पास में है, देखो मैं चलो एक डायग्राम बना देती हूँ। अगर हमारे पास में ये ई है, मीन्स जो हमें मेजरेबल सेट दिया हुआ है ये ई है हमारे पास में, जो अगर मेजरेबल फंक्शन हमें इसमें मेजरेबल फंक्शन सपोज किया हुआ है, तो इसकी जो रेंज होगी वो एक्सटेंडेड सेट ऑफ रियल नंबर होगी, एक्सटेंडेड सेट ऑफ रियल नंबर होगी, ठीक है। तो हमारे पास में कोई जी ओपन सेट बोला हुआ इन आर, ठीक है। इट मींस जो ये ओपन सेट है इसमें इन्फिनिटी हमारा क्लोज्ड में नहीं होगा, इट मींस अगर आप ओपन इंटरवल जी को कभी अगर 1 टू इन्फिनिटी भी सपोज करते हो ना, इन आर बोला हुआ है, तो इट मींस आपने इसमें ये इन्फिनिटी को आप क्लोज नहीं ले सकते, ठीक है। इन आर स्टार नहीं बोला, इन आर बोला है, तो इट मींस आपको इसको 1 टू इन्फिनिटी ही लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें कोई एक ओपन सेट जी ले लेती हूँ, आपने इसकी इनवर्स इमेज लेनी है, इसकी इनवर्स इमेज एफ इनवर्स जी, वो होगी यहाँ एफ इनवर्स जी, ठीक है। तो हमारे पास में मैंने ये लिखा हुआ है कि कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ई फॉर विच एफ एक्स बिलोंग कर रहा है आई एन में, और जो ये जी है यूनियन ऑफ दीज आई एन चल रहा है, तो इट मींस अगर मैं इन उन एलिमेंट्स का कलेक्शन लूं जिसके लिए एफ एक्स हमारा इन आई एन में बिलोंग कर रहा है, तो वो एफ इनवर्स जी तो हमारे पास में आएगा। देखो आई एन हमारे पास में A1 B1 यूनियन A2 B2 यूनियन A3 B3 चल रहा है, तो हमारे पास में अगर ये कोई एक ओपन इंटरवल, चलो मैं A1 B1 ले लूं, A1 B1, तो अगर मैं एफ एक्स बिलोंग्स टू उन सारे एफ एक्स का कलेक्शन ले लूं जो इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करेंगे, उन सारे डोमेन के उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जिसके लिए हमारा एफ एक्स इनके बीच में बिलोंग करे, फिर दूसरा A2 B2 के बीच में बिलोंग करे, तो हमारे पास में एफ इनवर्स जी आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अगर समझ में नहीं आया है खुद से लिख के ट्राई करना, तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो एफ इन वी कैन डिफाइन एफ इनवर्स जी एज कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ई, union of those elements of set E for which fx belongs to these open intervals, ठीक है। तो हमारे पास में fx belongs to in का मीनिंग, जैसे अगर कोई एक एलिमेंट है x बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 1 से 2 के बीच में, तो इट मींस वी कैन से x मस्ट बी
स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होगा एंड x मस्ट बी लेस देन 2 होगा, ठीक है। तो fx बिलोंग्स टू in है, तो इट मींस fx स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन in होना चाहिए एंड लेस देन bn होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अब आप लोग ये दो इनइक्वालिटी यहाँ पे साथ में चल रही है, तो वी कैन ब्रेक इट इन 2 पार्ट्स, ठीक है। वी कैन से x बिलोंग्स टू e सच दैट fx strictly greater than an intersection x belongs to e such that fx less than bn, ठीक है। ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे एंड वर्ड यूज होगा, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स फॉर विच fx greater than an एंड कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स फॉर विच fx less than bn, जहाँ पे भी एंड आता है वहाँ इंटरसेक्शन आता है, ठीक है। तो अब हमारे पास में आ गया यूनियन ई। अब इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, जो ये कर्ली ब्रैकेट है फर्स्ट वाला, इसको हम लिख सकते हैं ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ई एन। इसका मीनिंग यही होता है, मैंने जब आप लोगों को सबसे फर्स्ट मेजरेबल फंक्शन पढ़ाना स्टार्ट कर रहा था, यही नोटेशन मैंने आप लोगों को बताए थे कि ये 4 नोटेशन इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं, तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सेकंड कर्ली ब्रैकेट है, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं ई एफ स्ट्रिक्टली लेस देन बी एन, ठीक है। एंड वी हैव सपोज्ड f is a measurable function on E, ठीक है। फर्स्टली assume that f is measurable function on set E, ठीक है। पूरा नहीं लिखा हुआ है, आप लोग लिख सकते हैं। तो हमारे पास में ये जो सेट है ये एक मेजरेबल सेट है, ये एक मेजरेबल सेट है हमारे पास में। और देखो जो मैंने ये लिखा हुआ था कि डिसजॉइंट यूनियन ओपन इंटरवल लिखा हुआ है, तो इट मींस यहाँ पे ठीक है, पहले तो 2 मेजरेबल सेट्स का इंटरसेक्शन एक मेजरेबल सेट होगा, लेकिन उसके बाद में बाहर से एक काउंटेबल यूनियन चल रहा है, लेकिन दिस इज काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स चल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास में जो इंटरवल्स हैं ये भी डिसजॉइंट हैं, तो जो हमारे पास में जो अंदर से अब यहाँ से आएंगे वो भी हमारे डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स आएंगे, ठीक है। इट मींस मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेती हूँ, ठीक है। आपके पास में ये एक मेजरेबल सेट है, ये एक मेजरेबल सेट है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 मेजरेबल सेट इज अगेन अ मेजरेबल सेट, ठीक है। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, ये यू एन ई एन चल रहा है, अगर मैं उन दोनों के इंटरसेक्शन को ई एन से अगर मैं डिनोट करूं, ठीक है। और दीज ऑल ई एन्स आर डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स, ठीक है। तो दिस इज यूनियन ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स है, एंड वी नो यूनियन ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स इज अगेन अ मेजरेबल सेट, ठीक है। इट मींस एफ इनवर्स जी इज अ मेजरेबल सेट, हमारा प्रूफ है, ठीक है। देखिए कन्वर्स पार्ट में आप लोगों ने एक चीज समझनी है। कन्वर्सली इसमें अब हमें सपोज करना होगा कि f इनवर्स g एक मेजरेबल सेट है एंड वी हैव ट्राई टू शो f इज मेजरेबल फंक्शन ऑन सेट E। f इनवर्स g को मेजरेबल लेके हमें दिखाना है कि f एक मेजरेबल फंक्शन है, ठीक है। कन्वर्सली सपोज दैट f इनवर्स g इज मेजरेबल फॉर एनी ओपन सेट g इन R। जो क्वेश्चन में वर्डिंग थी वही सेम वर्डिंग लिखी है। उसके बाद हमें ये दिखाना है कि f मेजरेबल होगा, f इज मेजरेबल फंक्शन हमें प्रूफ करना है इसमें, ठीक है। और f मेजरेबल कब होगा, आपको पता है कि आपने ये e f स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा को मेजरेबल दिखाना है, ठीक है। तो ये दिखाना है इसमें, ये सारी चीजें अगर हम लोग जो सेट थ्योरी, जो ये रे डायग्राम, जो इनिशियली जब हम सेट थ्योरी पढ़ते हैं, फंक्शन पढ़ते हैं, तो रे डायग्राम से फंक्शन पढ़ते हैं ना रोस्टर फॉर्म में, अगर आप उस तरीके से बना के इसको सीखोगे तो आपको आसानी से समझ में आता है, ठीक है। ये इसके आगे का है मेन चीज। इन पर्टिकुलर जी हमारा एक ओपन सेट है, ठीक है। तो लेकिन हमें इसमें दिखाना होता है कि ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा हमको हमने मेजरेबल सेट दिखाना है, ठीक है। और अल्फा की फॉर ऑल रियल वैल्यूज के लिए हमें दिखाना होता है। तो इसमें जी वैसे हमारे पास में, हमने जब फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था उसमें हमने जी को ले लिया था डिसजॉइंट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स ए एंड बी एन, ए एंड बी एन। अब एक एक के लिए यहाँ पे करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो एक पर्टिकुलर केस ले रही हूँ, जी एक ओपन सेट ले रही हूँ, अल्फा ओपन इंटरवल अल्फा टू इन्फिनिटी, ठीक है। इन आर लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे क्लोज इंटरवल बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि इन आर ओपन इंटरवल हमारा अल्फा टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है, ओपन इंटरवल। तो हमारे पास में अल्फा की किसी भी रियल वैल्यू के लिए हमें ये दिखाना है कि ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा एक मेजरेबल सेट होगा। तो हमारे पास में जो एफ इनवर्स जी है, ठीक है, अब दोबारा से मुझे वही डायग्राम बनाना पड़ेगा जो मैंने इससे पहले बनाया। चलो जल्दी जल्दी बना लेते हैं डायग्राम, टाइम भी अब होने वाला है। हमारे पास में अगर ये सेट ई है, ये हमारे पास में सेट जी है, सेट जी की जो इनवर्स इमेज है ये एफ इनवर्स जी है। एफ इनवर्स जी, ठीक है। तो एफ इनवर्स जी हमारे पास में, अगर चलो इसको मैंने सीधे
रोस्टर फॉर्म में इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं लिखती तो ये हमारे पास में आता एफ इनवर्स जी, अच्छा ऊपर भी नहीं लिखा मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में, एफ इनवर्स जी हमारे पास में आएगा, कहीं पे तो लिखा था मैंने एफ इनवर्स जी, ठीक है, एफ इनवर्स जी कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ई आएगा फॉर विच एफ एक्स बिलोंग करेगा इन आई एन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर जी अगर ओपन इंटरवल अल्फा टू इन्फिनिटी अगर हम लिखें तो फॉर एनी रियल नंबर अल्फा के लिए हमारे पास में एफ इनवर्स जी, देखो इसको एफ इनवर्स जी को ये चीज हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, क्योंकि आपके पास में ई एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा, अगर इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो दिस इज इन सेट बिल्डर फॉर्म कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ई एक्स बिलोंग्स टू ई such that x belongs to E such that fx strictly greater than alpha, fx strictly greater than alpha। और देखो आपने क्या लिया हुआ है, जो ये g है ये अल्फा टू इन्फिनिटी लिया हुआ है, ठीक है। g हमारा अल्फा, g के अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं, ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन इन्फिनिटी। और g वैसे देखा जाए तो g हमारा जो रेंज के एलिमेंट है वो है, तो इसको आप लोग समझने के लिए fx भी लिख सकते हैं। इट मीन्स हमारे पास में g के जो एलिमेंट है वो रेंज के एलिमेंट होते होंगे, तो हम इसको fx ग्रेटर देन अल्फा लेस देन इन्फिनिटी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो तो गया, फिर अगर आप ये समझ चुके हैं कि इट मीन्स हमारे पास में है कि fx ग्रेटर देन अल्फा लेस देन इन्फिनिटी, तो हमारे पास में यही तो हम फाइंड कर रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स फॉर विच fx ग्रेटर देन अल्फा। तो हमारे पास में g में हमने वो एलिमेंट्स दिए हुए हैं जिसके लिए fx हमारा ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन इन्फिनिटी है, तो हमारे पास में इट मीन्स f इनवर्स उसकी जो इनवर्स इमेज होगी वो कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ई होगी फॉर विच f ग्रेटर देन अल्फा होगा। अगर आप लोग ये समझ जाए g हमारे पास में है अल्फा टू इन्फिनिटी और आपको पता है कि जो g के एलिमेंट है वो रेंज के एलिमेंट है, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि fx हमारा ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन इन्फिनिटी है, तो हमारे पास में इट मींस जो इसकी इनवर्स इमेज होगी वो डोमेन के वो एलिमेंट्स होंगे जिसके लिए fx ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन इन्फिनिटी होगा। तो f इनवर्स g को सिंपली हम e f स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा लिख सकते हैं, एंड वी नो वी हैव सपोज्ड f इनवर्स g इज अ मेजरेबल सेट एंड f इनवर्स g इज सेम एज e f स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा। E f strictly greater than alpha is a measurable set, so f is a measurable function, ठीक है। तो हमारा प्रूफ हो गया कि f एक measurable function है। तो इन चीजों को अगर आप जब खुद से समझने की कोशिश करोगे आपको ज्यादा क्लियर होंगी ये चीजें। आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।